भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज अध्ययन करने जा रहे हैं संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उसका निर्वाचन। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली की यह प्रमुख विशेषता होती है कि उसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती हैं, एक नाममात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका का प्रमुख है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का। तो आज इस लेक्चर में अध्ययन करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। यह जो राष्ट्रपति है, इस नाम को, यह नाम अमेरिकी संविधान के समान है, क्योंकि अमेरिका में भी जो कार्यपालिका का प्रधान है उसे राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति के समान नहीं है, यह ब्रिटेन के सम्राट के समान है। जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक या नाममात्र का प्रधान होगा और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होंगे। देखिए, भारत में यह जो संसदीय शासन प्रणाली है, इस संसदीय शासन प्रणाली को हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया था। वहां पर भी दो प्रकार की कार्यपालिका है। उसमें जो वहां का सम्राट है वो नाममात्र की कार्यपालिका का प्रमुख है और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो सम्राट है, सम्राट वंशानुगत आधार पर अपने पद को प्राप्त करता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है और 5 वर्ष के बाद उसका निर्वाचन होता है और विजयी उम्मीदवार देश का राष्ट्रपति बनता है। अब राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या है, अर्थात कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। तो योग्यताएं इतनी सरल रखी गई हैं ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति जो इस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो वो इसकी उम्मीदवारी रख सकता है। तो क्या है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं? सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, अर्थात लोकसभा के सदस्यों के लिए जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं के मापदंड वह पूरा करता हो। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति लाभ के पद पर आसीन ना हो। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत का नागरिक है, जिसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी है और जो लाभ के पद पर आसीन नहीं है, वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। अब आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मेथड से होता है, क्या तरीका है राष्ट्रपति के निर्वाचन का। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और ये आपको याद करना है अच्छे से कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और कौन सी प्रणाली के माध्यम से? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अब क्या है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया
कि इसमें भारत की जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, प्रत्यक्ष रूप से वो वोटिंग नहीं करती, मतदान नहीं करती। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यहाँ मैं जो निर्वाचित शब्द का प्रयोग कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि जो राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं को इसलिए सम्मिलित किया गया है कि राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय शासन वरना संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। वो केवल केंद्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि वो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के साथ साथ संघीय और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भी भाग लिया जाता है। भारत के संविधान के 17वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा पांडिचेरी तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इस निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है उसके लिए यह जरूरी है कि निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य उसके प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि राष्ट्रपति के पद की गरिमा बनी रहे। कई बार कई व्यक्ति ऐसे होते हैं केवल नाम करने के लिए या फेमस होने के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए खड़े हो जाते हैं। वो अब संभव नहीं है। अब जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होगा उसके लिए 50 सदस्य उसका प्रस्तावक होंगे और 50 सदस्य ही उसका अनुमोदन करेंगे। अब क्या है, जब चुनावों का समय आता है तो निर्वाचन के लिए प्रत्येक योग्य मतदाताओं के मत का मूल्य निकाला जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? इसमें प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाएगा। अब भारत है, इसमें कोई राज्य तो ऐसे हैं जो बड़े विस्तृत हैं और कुछ राज्य बिल्कुल छोटे हैं। तो सभी सदस्यों के मत का मूल्य निकाला जाएगा और जो समान नहीं होता। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है और फिर शेष फल में 1000 से भाग दिया जाता है। अर्थात मान लीजिए राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है, तो ये जो 200 मेंबर है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि एक सदस्य के मत का मूल्य 1 होगा। उसके ऊपर एक सूत्र अप्लाई किया जाता है और वो क्या है कि राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है और फिर शेषफल में 1000 से भाग दिया जाता है। तो जो संख्या हमारे सामने आएगी वो उस जो सदस्य है उसके मत का मूल्य होगा। इसी तरह राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो उनके मत का मूल्य निकालने के लिए राज्य विधानसभा के
कुल मत मूल्य में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है और जो सामने आएगा वो उस सदस्य का मत मूल्य होगा। यानी कि जो संख्या हमारे सामने आएगी वो मत मूल्य के रूप में निकाली जाएगी। इसके अतिरिक्त चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। अक्सर क्या होता है कि भारत में जब चुनाव संपन्न होते हैं तो चुनाव परिणाम में यदि किसी प्रतिनिधि ने एक मत भी ज्यादा हासिल कर लिया है तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। कई बार चुनाव परिणामों में देखने को आता है कि कोई व्यक्ति एक या कुछ 100 मतों से विजयी हो गया है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए अर्थात जो राष्ट्रपति है, क्योंकि वो संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करेगा, तो यह देखा जाता है कि वो पूर्ण बहुमत से विजयी हो और पूर्ण बहुमत से विजयी होने के लिए उसको एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा। जो न्यूनतम कोटा है, जब तक राष्ट्रपति का उम्मीदवार उस न्यूनतम कोटा को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे विजयी घोषित नहीं किया जा सकता। इसमें थोड़ा सा मैं और आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो निर्वाचन के समय प्रत्येक सदस्य के द्वारा जितने उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय खड़े होते हैं, प्रत्येक उम्मीदवार को के मत के सामने अपनी वरीयता अंकित करते हैं। यानी कि जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो जो मत पत्र है, मत पत्र में वो किसी एक कैंडिडेट को मत देने के बजाय जितने भी उम्मीदवार उस मत पत्र में जिनके नाम लिखे होते हैं, प्रत्येक नाम के आगे अपनी वरीयता अंकित करते हैं कि वो किस उम्मीदवार को प्रथम वरीयता में रख रहे हैं और किस उम्मीदवार को वो सेकंड और थर्ड वरीयता में रख रहे हैं। और जो उम्मीदवार प्रथम वरीयता में रहते हुए निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है, वो उम्मीदवार विजयी घोषित होता है और राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है। और मान लीजिए यदि किसी कैंडिडेट ने प्रथम वरीयता का निश्चित कोटा प्राप्त नहीं किया तो उसके मतों का हस्तांतरण होता है। यही है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी कि मतों का संक्रमण होता है, मत हस्तांतरित कर दिए जाते हैं अन्य कैंडिडेट्स को जो विजय के नजदीक हैं। किस कैंडिडेट के? जो बिल्कुल पीछे चल रहा है, जिसके विजयी होने की उम्मीद नहीं रहती, जो निश्चित कोटा प्राप्त करने से बहुत दूर होता है, तो उसके मतों का हस्तांतरण कर दिया जाता है। तो इसी कारण राष्ट्रपति के निर्वाचन में न्यूनतम कोटा की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन कर सकता है। इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है और 5 वर्ष से पूर्व भी वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 61 यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व यदि उसने कोई आपराधिक कार्य किया है या कुछ ऐसा कार्य किया है जो राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है, तो उसको महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। अब महाभियोग क्या है? महाभियोग संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। अर्थात मान लीजिए राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई आरोप लगा है, तो वो आरोप लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। महाभियोग संविधान के उल्लंघन के संबंध में लगाया जाता है तथा इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर इस आशय का संकल्प पारित कराया जाता है।
कहने का अभिप्राय है कि यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना है तो वो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व उसकी सूचना उस सदन में देनी आवश्यक है। मान लीजिए महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में पेश होता है, ठीक है, और लोकसभा में यदि वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो उस प्रस्ताव को फिर राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा द्वारा भी यदि 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग पारित हो गया है, तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। लेकिन भारत का इतिहास बताता है कि आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से नहीं हटाया गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्ति। धन्यवाद। बड़ा